हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अंकित तोमर और मैं एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसमें आप 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ्स के लिए अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पर कर पाए। और उसके लिए मैं कुछ चैप्टर्स यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ। हम फर्दर देखेंगे हम जर्नी को कितना लंबा ले जा सकते हैं, बट मेरी कोशिश होगी कि जितना हो सके आपको एग्ज़ाम के फियर से बाहर निकालूं, कंसेप्ट रिवाइज करूं और आपको इस प्रिपरेशन मोड में लेके आऊं कि आप कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी नए लेक्चर्स आएंगे वो इस चैनल पे आने वाले हैं। दूसरा, मैं स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है। फॉर्मूले याद करने की बजाय मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और आप उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो डोंट वरी टू रिमेंबर ऑल दोज फार्मूलाज। ओके, और क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे इस पे कंसेप्ट कैसे लगाना है। सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स एक पूरा डिसिप्लिन है, आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हम डेटा एनालिसिस करते हैं और इसलिए स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं बस सुनते जाओ, लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, जस्ट कॉन्शियसली सुनना है, लिसन करना है ना। साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा का क्या मतलब है? देखो, 11th में भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप पढ़ के आए हो और 12th में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं स्पेसिफिक वहां तक आपको ले जा रहा हूं जहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि वही बात है, मैं फॉर्मूले को आपके सिलेबस से हटा पाऊँ। रादर देन फार्मूला हम कंसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डेटा, डेटा को आप स्टेटमेंट्स बोल सकते हो, फैक्ट्स बोल सकते हो। ऐसे स्टेटमेंट और फैक्ट्स जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं किसी इवेंट पे, इसलिए हम इसे ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो कोई इवेंट हुआ, उसमें आपने जो भी फैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑब्जर्व किए वो डेटा है। उस डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं। अब डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज का मतलब क्या है? तो मैं अगर एनालाइज को सबसे सिंपल टर्म में लिखूं तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा। एंड यू कैन से एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट फ्यूचर आउटकम। डेटा जो हमने कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, उसको अंडरस्टैंड करना, सॉरी, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशंस लगाना, ये हमारा पर्पस है डेटा एनालिसिस को लेके। तो ये डेटा एनालिसिस कैसे होता है, क्यों होता है? डेटा को लेके अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं। सॉरी, कलेक्शन दो मेथड से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली आप डेटा कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी मतलब यूज करते हो प्राइमरी डेटा को। 11th में तुमने ये पढ़ा था, याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि डेटा, कोई भी इवेंट जब होता है उस पर डेटा कलेक्ट होता है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मैच हुआ तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, किस बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, किस बॉलर ने कितने विकेट लिए। एक टूर्नामेंट हो रहा है तो कई मैचेस का डेटा इकट्ठा होता है और फिर उनका एनालिसिस हम कर सकते हैं।
एग्जाम मैच में तो आप लाइव एनालिसिस देखते भी हैं। इसी तरह से हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटा को एनालाइज करती है साल में उसने कितना सेल किया, प्रीवियस ईयर की सेल क्या थी, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट क्या थे, इस ईयर के प्रॉफिट क्या है। गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस करती है। डेटा एनालिसिस बहुत बड़ा फील्ड है आज के समय पे। डेटा एनालिसिस के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए भी और डेटा प्रेजेंट के लिए भी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं तो जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके प्रेजेंटेशन के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तो पैराग्राफ, मतलब सिंपली आपने डेटा पैराग्राफ मोड में लिख लिया, जिस तरह से आपकी बुक लिखी हुई है वो भी एक डेटा का कलेक्शन है जो पैराग्राफ मोड में लिखा हुआ है। उसी बुक में पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं और डेटा को ग्राफिकली भी दिखाया गया है। ग्राफिकली में का मतलब है इमेजेस, चार्ट्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी होंगी, जैसे पाई चार्ट, ठीक है, जैसे कर्व, जैसे बार डायग्राम्स। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी बुक में प्रेजेंट है ग्राफिकली। इस तरह का प्रेजेंटेशन हेल्प करता है हमें क्विकली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली हम डेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो डेटा इकट्ठा किया, फिर डेटा को प्रेजेंट किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन में पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन? तो टैबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन का मतलब है रोज एंड कॉलम्स रिलेशनशिप। जब भी हम डेटा को रोज और कॉलम के रिलेशनशिप में लिखते हैं तो हम उसे टैबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और टैबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्कूल का एग्जाम का टाइम टेबल। जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो ये फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन हमें डेटा को एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। इस वजह से हम टेबुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेबुलर फॉर्मेट पे ही होंगे। ठीक है, तो डेटा का प्रेजेंटेशन का 3 तरीका होता है। डेटा का प्रेजेंटेशन को एक तरह से और समझा जा सकता है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करके फर्दर एनालिसिस के लिए स्टोर करके रखते हैं तो डेटा को अनग्रुप तरीके से रखा जा सकता है और ग्रुप्ड तरीके से रखा जा सकता है। इसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो आपकी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं और उन 10 स्टूडेंट का एक एग्ज़ाम लिया जो 20 मार्क्स का था, और उन 10 स्टूडेंट का मैं एवरेज मार्क्स निकालना चाहता हूँ कि एवरेज ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स आएंगे। जब डेटा बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है जब डेटा, तो हम अनग्रुप डेटा को यूज कर सकते हैं। मतलब मैं 10 के 10 स्टूडेंट के ऊपर एनालिसिस लगा सकता हूं डायरेक्टली। लेकिन ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा की जरूरत हमें तब पड़ती है, या ग्रुप डेटा, हम डेटा को ग्रुप तब बनाते हैं जब डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। यही एग्जांपल, अगर मैं पूरे स्कूल के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स देखना चाहता हूं और 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और पूरे स्कूल में तो 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट का एवरेज ढूंढना, तो हर स्टूडेंट को अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं उस एनालिसिस को करने के लिए उसको ग्रुप में डिवाइड कर लूंगा। ग्रुप डिस्क्रीट बनाए जा सकते हैं या कंटिन्यूअस। अब ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझना। सपोज मुझे अटेंडेंस एनालिसिस करनी है स्टूडेंट की, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप जानते हो कि अगर अटेंडेंस लगती है तो टोटल अगर स्ट्रेंथ किसी क्लास के 60 स्टूडेंट है तो किसी दिन 52 प्रेजेंट है, 53 प्रेजेंट है, 55 प्रेजेंट है, 55.5 नहीं हो सकते। डेटा डिस्क्रीट मिलेगा, 52 मिलेगा या 53 मिलेगा। इन बिटवीन डेटा की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब डेटा पॉइंट टू पॉइंट कवर होता है, जिसमें रेंज नहीं है, जिसमें पीरियोडिसिटी नहीं है, उसे हम उसे डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रीट डेटा पे बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूअस डेटा पे बेस्ड होंगे। मैं
अनग्रुप का एक एग्जाम्पल करा दूंगा, बट मेजरली जो इस ईयर में, इस एकेडमिक ईयर में 10th में आपके कवर्ड है वो ग्रुप डेटा है, जिस पे सारे क्वेश्चन है। अनग्रुप का एक आध एग्जाम्पल मैं करा दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एंड इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो डिस्क्रीट मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए, या अगर आप एग्जाम के मार्क्स के लिए बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रही है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब आपका एक क्वेश्चन सही तो एक नंबर मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपके जो मार्क्स है वो हमेशा जैसे होल नंबर में आ रहे हैं, 1 मार्क आए या 2 आए हैं या 3 आए हैं या 17 आए हैं, तो इस तरह का डेटा मिल रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबिलिटी टू गेट अ 17.5 मार्क्स इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन सही है तो नंबर है, क्वेश्चन गलत है तो नंबर नहीं है। इस तरह का डेटा अगर हमारे पास कलेक्ट होता है तो उसे हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा दोनों ही ग्रुप डेटा के एग्जाम्पल है, और ग्रुप डेटा हम जनरली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी क्वांटिटी लार्ज नंबर में हो। तो हमारे लिए एनालिसिस को सुविधाजनक बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस को सुविधाजनक बनाने के लिए हम ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और हम यहाँ पे रिपीटेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो सपोज अगर 1000 स्टूडेंट हैं और अगर हमें मार्क्स की बात करनी है तो सपोज 1 2 3 इस तरह से 19 20, तो यहाँ पे हम रिपीट करते हैं कि भाई 1 मार्क वाले स्टूडेंट कितने हैं। सपोज 81 स्टूडेंट को 1 मार्क ही आए थे, सपोज 125 स्टूडेंट को 2 मार्क्स आए थे। इस तरीके से अगर हम बात करें 300 स्टूडेंट को 3 मार्क्स आए थे, 800 स्टूडेंट्स को 19 मार्क आए थे। तो इस तरीके से हम इसका प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, सो ये डिस्क्रीट फॉर्मेट है। लेकिन अगर सपोज आपकी एग्जाम में आपके एग्जामिनर के पास, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम वो ले रहे हैं, आपके एग्जामिनर्स के पास ये भी ऑप्शन है कि वो आपको 1.25 मार्क्स दे सकते हैं, वो आपको 1.33 मार्क्स दे सकते हैं, वो आपको 1.27 मार्क्स दे सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे केसेस में हेल्पफुल ये होता है कि हम क्लास फॉर्म करें, जिसके अंदर हम कहें कि वो स्टूडेंट जो 0 से लेके 5 मार्क्स तक लेके आए हैं वो इस क्लास में एग्जिस्ट करेंगे, 5 to 10 वाले, 10 to 15 वाले, 15 to 20 वाले। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फिर स्टूडेंट के नंबर लिख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स 0 to 5 में कवर हुए। ओके, सपोज 600 स्टूडेंट यहाँ कवर हो गए, 800 यहाँ हो गए। इस तरह से हमने टोटल 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लिख लिया। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रुप डेटा में डिपेंड करता है कि डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेटा 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, 0.125, 0.133 कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो कंटिन्यूस इंटरवल में चलेगा। जबकि अगर डेटा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होगा, दैट इज 1 होगा या फिर सीधे 2 होगा या फिर सीधे 3 होगा, इन बिटवीन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहां पे हम डिस्क्रीट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेटा को अनग्रुप या ग्रुप दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम अनग्रुप डेटा को डायरेक्टली एनालिसिस कर लेते हैं। पर लार्ज क्वांटिटी के लिए हम जब ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप भी दो तरह के बन सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और मैंने उसका रीज़न बता दिया कि हम कंटिन्यूस ग्रुप कब बनाते हैं और डिस्क्रीट ग्रुप कब बनाते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स में अभी हमने पर्पस समझा कि स्टैटिस्टिक्स में एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन वाले पार्ट को हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। फिलहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे फोकस है। तो अगर कोई भी डेटा मेरे सामने है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में है, वो उनकी हाइट्स के बारे में है, किसी मैच के बारे में है, किसी बैट्समैन के एवरेज के बारे में है, किसी बिजनेस की सेल्स के बारे में है, उसके प्रॉफिट्स के बारे में है, गवर्नमेंट पॉपुलेशन के बारे में है, पॉपुलेशन का मोर्टेलिटी रेट क्या है, पॉपुलेशन की एवरेज इनकम क्या है, इस तरह का कोई भी डेटा है, सबसे पहले हेल्प मिलती है हमें सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा से। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा का मतलब हम डेटा का एवरेज बिहेवियर देख रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल मतलब होता है एवरेज बिहेवियर ऑफ डेटा। तो अगर हम डेटा का एवरेज बिहेवियर पता कर पाएंगे तो हम आसानी से उस पर दूसरी एप्लीकेशंस कर पाएंगे, राइट। जैसे अगर आप रोज घूमने जाते हो और आप रोज रनिंग करते हो और आपकी कैपेसिटी हो गई है कि आप 5 किलोमीटर तक बिना रुके रनिंग कर सकते हो, तो आपका एवरेज
हो सकता है कि रोज आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ते हो, आप कभी 4.5 भागते हो, कभी आप 5.5 भाग जाते हो, कभी आप 6 किलोमीटर तक चले जाते हो, कभी 3 किलोमीटर ही जाते हो। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो आप डेली कितना रनिंग कर रहे हो, तो उसका एवरेज मतलब आप आपका सेंट्रल बिहेवियर क्या है, एक्सपेक्टेड लेवल पे आप कितना रनिंग आसानी से कर लेते हो, इसका एवरेज निकाला जा सकता है। कोई बैट्समैन है, वो पिछले 10 मैचेस में किस तरह से परफॉर्म करके आया है, उससे हम आज एंटिसिपेशन निकाल सकते हैं कि वो अगले मैच में कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को एनालिसिस करके उसको समझ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी समझना या एवरेज बिहेवियर समझना ऑब्जर्वेशंस का या किसी भी इवेंट के डेटा का, उसके लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। हम उनका मैथमेटिकल एवरेज समझ सकते हैं, हम उनका पोजिशनल एवरेज समझ सकते हैं, या हम उसका रिपीटेशन से अंदाजा लगा सकते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। मैथमेटिकल एवरेज जो है वो मीन से दिखाया जाता है, और यहाँ पे मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन। देखो और भी टाइप के मीन होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक मीन है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी होता है, बट मैं स्टिक हूँ सिर्फ अरिथमेटिक मीन तक। ऐसे ही पोजीशन के भी कई सारे एवरेज निकलते हैं, जिसके अंदर क्वार्टाइल्स भी हैं, डेसाइल्स भी हैं, परसेंटाइल्स भी हैं, लेकिन हमारा सिलेबस हमें सिर्फ मीडियन तक रखता है, तो हमारा फोकस सिर्फ मीडियन तक होगा। तो पोजिशनल एवरेज का हम मीडियन से डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल एवरेज के लिए हम अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस को हम मोड से डिनोट करेंगे। तो ये एवरेज या डेटा का बेसिक बिहेवियर इनसे एंटिसिपेट किया जा सकता है। अरिथमेटिक मीन का एक ही कंसेप्ट है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आप डेटा की वैल्यू में सेंटर में मोस्ट पोजीशन तक पहुंच जाते हो, डेटा की वैल्यू की सेंटर मोस्ट पोजीशन तक पहुंच जाते हो। ठीक है, इसको आप सेंट्रल वैल्यू कह सकते हो, जबकि मीडियन के लिए आप पोजिशनल वैल्यू निकालते हो, सेंटर पोजीशन। तो अगर सपोज x1, x2, x3, x4, x5 5 डेटा है, तो सेंटर मोस्ट पोजीशन ये है। तो x3 की जो भी वैल्यू होगी, x3 की वैल्यू अगर 7 होगी तो हमारा मीडियन 7 हो जाएगा, x3 की वैल्यू अगर 9 होगी तो हमारा मीडियन 9 हो जाएगा। तो क्योंकि हम पोजीशन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हमारे डेटा को किसी अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सब याद नहीं रखना है, जस्ट सुनो एक बार ध्यान से। अगले लेक्चर में जब मैं एग्जाम्पल के साथ इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी और ये प्रूफ भी हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो सेंट्रल वैल्यू भी प्रूव कर दूंगा और पोजीशन, सेंटर पोजीशन भी प्रूव कर दूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ पोजीशन की बात है। एक बार आप पोजीशन निकाल लो कि x3 की पोजीशन है जो सेंटर पोजीशन है, फिर x3 की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये पोजिशनल कंसेप्ट है ओनली। ठीक है, इस बात को मैं फर्दर एलोबरेट करूंगा जब मैं मीडियन समझाऊंगा। तो सेंटर पोजीशन को ढूंढना, जिसके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग। जैसे कि आप सपोज आपकी क्लास के उस बच्चे को ढूंढना चाहते हो जिसकी हाइट जो सबसे छोटा भी नहीं है, सबसे लंबा भी नहीं है, एग्जैक्ट सेंटर में है। तो आप एक काम करो, अपने क्लास के सारे बच्चों को खड़ा करो हाइट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सेंटर मोस्ट पोजीशन पे बच्चा खड़ा है वो आपका मीडियन है। लेकिन एवरेज मार्क्स निकालने हैं, 20 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था, तो जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उन सबका सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, ये आपका एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। ये मीन है एवरेज मार्क्स के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया, और एवरेज हाइट के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया वो मीडियन है, जहां पे आपने पोजीशन देखी, जहां पे आपने ऑर्डर में खड़ा किया। मार्क्स के लिए आपको ऑर्डर में खड़ा करने की जरूरत नहीं है, 0 मार्क वाले के बाद सीधे
जिसको पूरे मार्क्स मिले 20 उसको ऐड कर लो, किसी को 19 मिले, किसी को 17 मिले, एवरेज मार्क्स निकालना है, सबको सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। जबकि यहाँ पोजीशन निकालनी पड़ती है। और पोजीशन अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूँ तो जितने भी एक्स थे, सपोज ये जितने एक्स थे, यहाँ पे समीशन एक्स अपॉन एन फॉर्मूला हो जाता है, जबकि यहाँ पे एन प्लस 1/2, इसमें एक्स की बात ही नहीं होती। इसके अंदर डेटा क्या है उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो सिर्फ पोजीशन से फर्क पड़ रहा है। इसलिए अगर 1 2 3 4 5 5 डेटा अवेलेबल है तो n की वैल्यू हो गई 5, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज थर्ड पोजीशन। मेरे एग्जांपल में थर्ड पोजीशन जो है वो सेंटर है। देख लो 1 2 3 ये सेंटर था। हमें देख के भी पता चल रहा था एग्जैक्टली अगर किसी भी डेटा को मैं दो भागों में तोड़ दूं तो जो सेंटर मोस्ट पोजीशन निकली उस पोजीशन पे जो भी डेटा की वैल्यू खड़ी होगी वो मेरा मीडियन है। ये पोजीशन की बात करता है, एक्स से इसका लेना देना ही नहीं था, राइट। जबकि ये पूरा का पूरा एक्स पे डिपेंड करता है, ये मैथमेटिकल सिस्टम है, जबकि ये मैथमेटिकल सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ पोजिशनल सिस्टम है, अरेंजमेंट सिस्टम है। इसका लेना देना अरेंजमेंट से है, तो अरेंजमेंट में जो उस पोजीशन पे आएगा वो आंसर होगा। तीसरी चीज तो और सिंपल है, मैक्सिमम रिपीटेशन। जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे हम मोड कहते हैं, सिंपल, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। डिस्क्रीट सिस्टम में ये चीजें कैसे काम करेंगी और कंटिन्यूस में कैसे करेंगी काम करेंगी, इसी पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके। डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूस सिस्टम पे हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो विथ एग्जांपल्स। तो यहां तक जो मैंने समझाया इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना। ये कंसेप्ट वीडियो था, इसमें याद कुछ भी नहीं रखना, ना ही सीधा सीधा इस वीडियो से कुछ एग्जाम में लिखोगे। लेकिन ये वीडियो 1 या 2 बार अच्छे से देखने से क्या होगा, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा तब मैं यही सारी बातें रिपीट करूंगा और आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लोगे और फिर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट बेस पे आप खुद फॉर्मूला बना लोगे, आपको जो समझ में आना है, जो भी रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला आप क्रिएट कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।